आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग कर रहे हैं किसका, तो बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चौथा सेट है। ठीक है, इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर के प्रीवियस वीडियो का जरूर एक्सप्लेनेशन देखें। ठीक है, चलिए बिना बात की देर किए हम लोग करते हैं चौथा सेट का सॉल्यूशन। क्या भाषा को लेकर के, हिंदी एवं अंग्रेजी का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुरु। क्या बोल रहा है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय कौन सा, आनी है, ऑप्शन बी। अब देखिए एक्चुअल होता क्या बात है, गुरु प्लस आनी, ठीक है, स्त्रीलिंग में गुरु प्लस आनी। अब क्या शब्दों के अंत में जब विशेषता या परिवर्तन ला देता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय होता क्या है, शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। गुरु प्लस आनी क्या होगा, गुरुआनी। तो स्त्रीलिंग रूप हो गया कौन सा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आ बैल डैश अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। तो आ बैल मुझे मार, ऑप्शन सी। ठीक है, ये कहावत है। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार का मतलब होता है क्या, आफत मोल लेना। ठीक है, चलिए। यह लड़की बहुत सुंदर है। क्या बोल रहा है, यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक में लड़की शब्द क्या है, तो लड़की शब्द क्या है इसमें, यहाँ पे लड़की शब्द क्या है, तो एक पद है, ऑप्शन बी। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। संबोधन कारक का कौन सा इसमें शुद्ध रूप है, तो आप देख लीजिए, भाइयों और बहनों, पहला ही सब क्या सही है। बाकी सब में देखिए वर्तनी में कहीं न कहीं सब में गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप मिलाइएगा तो अंश छोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में अंश छोड़ा हुआ है, यहाँ पे बहनों में छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नी उपसर्ग से क्या है, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह। तो नी उपसर्ग से बना हुआ शब्दों का सही समूह कौन सा है, तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको उपसर्ग समझना होगा क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी तो अर्थ में विशेषता ला देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग, शब्द के पहले लग करके। अब नी किसमें उपसर्ग है तो पहले लगेगा तो क्या होगा, तो इसमें देखिए, तो निरोध, ठीक है, निवारण, नियुक्त, निबंध, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें नी लगने की वजह से इसमें क्या होगा, शब्दों में क्या होगा, परिवर्तन कर दिया या अर्थ में विशेषता ला दिया, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। अंशुमाला क्या बोल रहा है, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। तो अंशुमाला का क्या होता है, तो अंशु है माला जिसकी, क्या होता है वो, सूर्य। ठीक है, अब बहुब्री समास है। बहुब्री मतलब दोनों पद अप्रधान। ठीक है, दोनों पद क्या होगा, अप्रधान, और दोनों शब्द मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करता है। अंशु है माला जिसकी, उसका मतलब होता है सूर्य, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, सूर्य की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखिए, तो क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। इसी तरीके से क्या है, त्रिलोचन। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद रखें, जिसको बोलते हैं शिव जी। ठीक है, 3 आँखों वाला त्रिलोचन जिसको शिव जी बोलते हैं। तो तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, किसके, शिव जी की तरफ। अब चलिए आगे। धात्री प्लस अंश क्या बोल रहा है, धात्री प्लस अंश और 9 प्लस इक की सही संधियाँ। तो इन दोनों का धात्री प्लस अंश क्या होगा, धात्रंश, और 9 प्लस इक नाविक, ऑप्शन ए। सरस्वती सम्मान पुरस्कार क्या बोल रहा है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो किसमें, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश का आ गया, वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर, इसमें कौन सा सिंगुलर नहीं है, आइडेंटिफाई करना। डाटा जो है ना सिंगुलर नहीं है, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, दी डैश इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर। तो क्या हो जाएगा ये, लेटर, दी लेटर इज ए मोर वर्सेटाइल सिंगर, ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप करेक्ट सेंटेंस चूज करना है वो इसमें, तो इसमें से पढ़िए कौन सा करेक्ट सेंटेंस। तो ऑप्शन सी देखिए, इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाय ए कार, इस ये करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन सी। सप्लाई द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ब इट
डैश सो हार्ड दैट इज सीम्ड ए ग्रे सीट हैड कर्टेंड द वर्ल्ड अवे। इट क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैज रैंड, इट हैज रैंड, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे, विच ऑफ दीज इज ए फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड का बोल रहा है स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर, तो ब्लॉन्डी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस इसमें चूज करना है, तो क्या हो जाएगा, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ऑप्शन बी। समथिंग इज रॉन्ग, क्या बोल रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दी सिंगुलर पुंगुलर सीट्स आइडेंटिफाइड। सिंगुलर पुंगुलर में इसमें आपको चूज करना है कि कौन सा गलत है, तो मिनिमम का मिनिमा एकदम सही है ये। ठीक है, एस्टिमुलस का एस्टिमुलेट्स होगा, ये देखिए यहीं पे गलत है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये मैच नहीं करता है सिंगुलर पुंगुलर। सिनोप्टिक को सिनोप्टिया रेडी के रेडियाई, ठीक है, तो ये सब सही है, गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन, क्या भारत में, क्वेश्चन क्या बोला, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास, तो किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी। ठीक है, और याद रखिए किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किसी की सजा माफ करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का, समझिए बात को, अधिकार है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार वोट डालने का प्रयोग नहीं कर सकता है, यदि मानसिक रूप से बोले तो मानसिक रूप से विकृत है, मतलब वो पागल है या, ठीक है, और तीसरा क्या, अवयस्क 18 साल से कम है तो वो वोट नहीं डाल सकता, तो क्या हो जाएगा, 1 और 3, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से कौन जुड़ा नहीं है, तो पाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ, बेनजीर भुट्टो, ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, ये नहीं जुड़ी हुई, ऑप्शन। अब चलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बता दें किसकी स्थापना कब हुई थी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961, लगभग 5 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और क्या, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया देश के थे राष्ट्रपति, याद रखना, मार्शल टीटो। उस समय थे मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। ठीक है, और कौन, घाना के राष्ट्रपति एनक्रूमा, याद रखिएगा, एनक्रूमा, ये घाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। और ये इंडोनेशिया के सुकर्नो, ठीक है, तो याद रखिए, अभी नाम याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर, एनक्रूमा और सुकर्नो, ये पांचों के पांचों मिल करके, समझे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किए थे, कब, 1961 में। ये बात याद रहेगी, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को लेकर के। चलिए आगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना, भारत की स्वतंत्रता के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। ठीक है, भारतीय, यहाँ बोल रहा है भारतीय गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है, तो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए था, नहीं, अस्थायी सदस्यों का चयन 2 वर्षों के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो 2 वर्षों के लिए होता है, तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी। बाकी सब सही है, 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए मदद करता है। ठीक है, युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम पंचायत। ठीक है, ऑप्शन ए, याद रखिए ग्राम पंचायत। अब ये भारत की पंचायत व्यवस्था जो है कहानी त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये बलवंत राय मेहता द्वारा स्टार्ट किया गया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ये देखिए, बार बार आईएनसी से जुड़ा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बार बार बोलते हैं, वीडियो अपलोडेड है, एक बार जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एओ ह्यूम, कौन थे, एओ ह्यूम, ऑप्शन डी। कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, याद रखिए। ठीक, कहाँ पे हुआ था ये, तो
बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों के साथ पहली बार हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से बोल रहा है तो 65%। उस समय था ना, मेल में कितना 80.9% था, लगभग 81%, और फीमेल में कितना था 64.6%, मतलब 65% के आसपास, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। सांप्रदायिकता का क्या बोल रहा है, सांप्रदायिकता का अर्थ है, तो सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, ऑप्शन बी। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, तो क्या क्या जोड़ा गया था, तो आपको ही पता है क्या क्या चीज, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया था, ठीक है, और अखंडता भी जोड़ा गया था, ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, तीनों शब्दों को जोड़ा गया था, तो ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र, बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी पार्ट था पहले, ठीक है, बांग्लादेश ये स्वतंत्र देश बना 1971, किसके, बंगबंधु के नाम से मशहूर थे, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए, नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महापौर होते हैं, ऑप्शन बी। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, तो कितना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन का 2002 के इस अकॉर्डिंग, ठीक है, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी भारत सरकार, ठीक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार 21A, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार 21A के तहत यह आर्टिकल प्रदान, ठीक है, और इस चीज़ को याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व के तहत आर्टिकल 45 के तहत, 45 में भी इसका वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डिगामा की यात्रा, वास्को डिगामा यात्री था, वास्को डिगामा कहाँ से आया था, तो ये पूछ रहा है, तो वास्को डिगामा यात्री था कहाँ का, पुर्तगाल का, ठीक है, ऑप्शन सी। कब आया था, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल का अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं है, ऑप्शन बी। अब है नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एक मिनट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था, तो किस वर्ष पारित किया था, 1765 ईस्वी में, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, इसके बारे में आपको तो पता होगा, बहुत बार वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी, ठीक है, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और इसको याद रखिए, बाद में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, आपको क्वेश्चन पूछ देगा काला कानून, तो समझ जाइएगा रॉलेट एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, काला कानून। या नहीं तो इसको बोलेगा बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का, ठीक है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया, तो राजा राम मोहन राय तो कौन सा, सती प्रथा को खत्म किया था, कब, 1829 ईस्वी में, ठीक है, 1829 ईस्वी में, ठीक है, कानून बनवा करके। याद रखिए आप, राजा राम मोहन राय आ गया तो इनसे जुड़ा हुआ कुछ कुछ बातें आपको। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ब्रह्म समाज को लेकर के, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी बोलते हैं, और क्या इसको बंगाल पुनर्जागरण का अग्रदूत भी बोलते हैं, किसको, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, कौन सी, आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, कौन, राजा राम मोहन राय। तो इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश, भारत में क्या बोल रहा है, पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे, तो कौन, किसने था, तो अल्फांसो ड अल्बुकर्क, ऑप्शन बी, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, पुर्तगाल का ये पुर्तगाली समाज का भारत में वास्तविक संस्थापक था, कौन, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसको वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, किसका, पुर्तगालियों का, भारत में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। 1510 ईस्वी में इसने क्या किया था, 1510 ईस्वी में
इसने क्या किया, बीजापुर के शासक जो थे ना आदिल शाह यूसुफ, पूछ लेता है कभी कभी, आदिल शाह यूसुफ से इसने गोवा छीन लिया था युद्ध करके, ठीक है, और पुर्तगाली साम्राज्य का बोले तो व्यापारिक केंद्र बना दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? तो किस वर्ष में? 1881 में, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं मध्यकालीन इतिहास क्या बोल रहा है, मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है। तो मध्यकालीन इतिहास एक्चुअली में बोला जाता है 6वीं शताब्दी से लेकर कब 16वीं शताब्दी, इसमें है नहीं तो 8वीं से 16वीं दे रखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे 6वीं शताब्दी से बोला जाता है, 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक बोला जाता है, तो ये उसी के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन बी। चलिए मनुष्यों द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो सबसे पहला पशु किसको बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था, ऑप्शन सी। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, अब बोल रहा मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था? तो आधुनिक काल में, ठीक है। मुगल कहने का मतलब आधुनिक काल वहाँ से शुरू हो जाता है। देखिए मुगलिया डायनेस्टी स्टार्ट हो गया था 1526 ईस्वी में, ठीक है, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया था। औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है, मुगल काल का पतन शुरू हो गया, वहीं से बोला जाता है कि आधुनिक काल की शुरुआत है, ठीक है, 1707 के। चलिए आगे देखते हैं। नियोलिथिक का अर्थ है, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है क्या? नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? नवपाषाण काल, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं मगध की प्राचीनतम राजनीति, मगध की प्राचीनतम राजधानी थी कौन? राजगिरी थी, ऑप्शन डी। पटना बाद में बना है, उदयन ने उसको बसाया, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से, ठीक है, और साथ साथ में याद रखिए मंगल पांडे इन्होंने ही इनके टाइम पीरियड में मंगल पांडे थे स्वतंत्रता का। और कब हुआ था 1857 का क्रांति? तो 10 मई, डेट पूछ लेता है, याद रखें, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो पूछ लेगा, गवर्नर जनरल का नाम पूछ लेगा, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इन चीज़ों को भी आपको याद रखनी है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग उस समय में गवर्नर जनरल था। आगे चलते हैं। जलप्रपात का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण नदियों द्वारा होता है, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो कौन नहीं है? तो बांध प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं, इसको बनाया जाता है मनुष्यों द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। जैविक संसाधन का एक उदाहरण है, जैविक संसाधन का उदाहरण कौन है? वन जंगल, ऑप्शन सी। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह राज्य कौन सा? भारत के पश्चिमी तट पर सबसे लंबी राज्य तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन डी। अब देखिए इनसे जुड़ा हुआ टोटल क्वेश्चन आ जाते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग में इन चीज़ों को लेकर के याद रखा के। भारत के तटरेखा पे टोटल 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्रा है, तमिलनाडु, आंध्रा, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, 9 राज्य हैं, याद रखिएगा। और टोटल तटरेखा की लंबाई कितनी भारत की? 7516 किलोमीटर। पूछ सकता है आपको भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी। और इन सभी 9 राज्य में सबसे बड़ा तटरेखा किसका है? तो गुजरात का है, ठीक है, गुजरात तटरेखा में। और सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा गोवा का है। किसका है? गोवा का तटरेखा। तो याद रखिएगा पश्चिमी तट पे, ये पश्चिमी तट पे ये है, तो पश्चिमी तट पर कौन है? तो गुजरात का सबसे ज़्यादा लंबा तटरेखा, ऑप्शन डी। तो इन चीज़ों को याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है? पुनर्विकृत संसाधन यहाँ पे नहीं है, तो वन्य प्राणी, ठीक है, ऑप्शन सी। ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, तो ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर बोलते हैं, ऑप्शन डी। आगे बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ भूकंप की उत्पत्ति थी कहलाता है, क्या कहलाता है? उसको भूकंप केंद्र कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो डेल्टा बनता है, ठीक
ठीक है। नदियाँ मिट्टी काट करके लाती है और समुद्रों में एक जगह जमा कर देती है, उसको डेल्टा कहते हैं। नदियों के नीचेपन से डेल्टा बनती है। दूसरा चीज़ है मोरैन किसको बोलते हैं, तो मोरैन बोलते हैं किसको, हिमनद, याद रखिएगा, हिमनद से बनता है मोरैन, हिमनद के नीचेपन से बनता है। लोएस किससे बनता है, तो याद रखिएगा पवन के नीचेपन से बनता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पवन के नीचेपन से लोएस बनता है, जिसको लैगून भी बोल सकते हो, लैगून भी बनता है। तो इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन सी। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में वो कौन है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में है हाथी, ऑप्शन बी। याद रखिए यह है कहाँ है, पेरियार केरल में है, केरल में। तो इन चीज़ों को भी याद रखिए। अब देखिए हाथी से जुड़ा हुआ है, तभी हाल फिलहाल में चर्चा रहा है, कौन सा, फिल्मों को लेकर के। द एलिफेंट विस्पर्स जो भारत से बनी हुई फिल्म थी, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स मूवी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इन चीज़ों में याद रखिए द एलिफेंट विस्पर्स, तो काफ़ी चर्चा में है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है वो कौन सा, तो कौन सा शहर को बोलते हैं कॉटन पॉलिश के नाम से, तो मुंबई को बोलते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला थी, ठीक है, याद रखिएगा। और कभी ये तो ये क्वेश्चन हो गया, कभी पूछ सकता कौन सा पुरुष था जो अंतरिक्ष में गया था प्रथम भारतीय, कि कौन था, राकेश शर्मा, भारत की तरफ से राकेश शर्मा प्रथम भारतीय था। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, हो सकता है पूरी दुनिया में प्रथम पूछ दें, पूरी दुनिया में प्रथम कौन था, तो यूरी गागरी, कौन, यूरी गागरी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वह, अब देखिए पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2012 में किसको, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, ऑप्शन बी। और याद रखिएगा उसी समय में 1 साल के बाद, मतलब सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, तो भारत रत्न कब दिया गया था, तो 2014 ईस्वी में। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप जितना भी रहे दिमाग में आपको प्रेजेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय देश में, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है कहाँ का, जेनेवा में, ऑप्शन है। यह स्थापित कब हुआ था, तो याद है एस्टेब्लिश कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की, 1995 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा, तो किस वर्ष में रखा था, 1969 ईस्वी में, ठीक है। किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। तो इन चीज़ों को भी याद रखना। और कभी कभी पूछ लेता है तो कौन से अति से गया था, अपोलो से गया था, किससे गया था, अपोलो कौन सा, 11, ठीक है, अपोलो 11। चलिए रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो किससे, बैडमिंटन से, ऑप्शन सी। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीता गया था, भारत द्वारा कितना मेडल, 6 मेडल जीता गया था, ठीक है। इसमें क्या था, 2 सिल्वर था, ठीक है, और क्या 4 ब्रॉन्ज था। अब ये तो 2012 की बात हो गई। अभी आपको बता दें 2020 में ओलंपिक हुआ है, जिसको बोलते हैं आप लोग टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। काफ़ी चर्चा मेरा भी रहा था, ठीक है। इसमें भारत ने कितना, तो 7 मेडल जीता था, कितना, 7 मेडल, ठीक है। तो याद रखिएगा एक गोल्ड जीता था, गोल्ड कौन जीता था, तो आपको पता है ऑलरेडी, गोल्डन बॉय के नाम से पता है, कौन, नीरज चोपड़ा, ठीक है, जेवलिन थ्रोअर प्लेयर। 2 इसमें क्या जीता था भारत में, 2 सिल्वर जीता था, और उसके बाद क्या हो गया, तो 4 ब्रॉन्ज जीता था। तो ये याद रखना है, ठीक है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक। चलिए आगे देखते हैं। समान विज्ञान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इनको देखने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट, क्या बोल रहा है, घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कागज, ऑप्शन डी। आगे, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो कौन सा हुआ, ऑप्शन में, तो हिरोशिमा, ये जापान का शहर है हिरोशिमा, ठीक है, अमेरिका ने गिराया था। आप देखिए 6 हिरोशिमा और नागासाकी 2 बम गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो ये चीज़ याद रखिए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिरा था, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे हिरोशिमा पे कौन सा, यूरेनियम 235 बम गिराया गया था। बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय, क्या नाम था, लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो बम गिरा था उसको क्या, फैटमैन बोला गया था, क्या बोलते थे, फैटमैन। अब इसमें सबसे ज़्यादा
किस पे? तो हिरोशिमा पे। ऑप्शन में क्या दे रखा है? हिरोशिमा। तो कौन सा हो गया? प्रभावित हुआ कौन सा? हिरोशिमा, ऑप्शन बी। अंडा देने वाला स्तनधारी, अंडा देने वाला स्तनधारी जीव का नाम क्या है? तो क्या नाम है? झकीरना, ऑप्शन ए। गाय का दूध है, गाय का दूध क्या होता है? कम वसा युक्त होता है, ठीक है। आप लोग सुनते भी है गाँव घर में और सभी जगह सुनते हो गाय के दूध में फैट कम होता है, ऑप्शन बी। चलिए, उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल, उल्लू की आंख में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो शलाका कोशिकाएं पाई जाती है, ऑप्शन ए। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा चाहिए? किस पदार्थ के परिवहन के लिए ऊर्जा? सुक्रोज, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, एडिटिव भोजन में होते हैं, एडिटिव भोजन में होते हैं, क्या होते हैं? तो रोगनाशक व खनिज दोनों होते हैं, ऑप्शन सी। फफूंदी है, फफूंदी क्या है? तो फफूंदी एक प्रकार का परजीवी है एवं सेप्रोफिटिक है, दोनों है, ऑप्शन सी। शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली, शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होगा? तो डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक किस में होगा? तो छोटी मछली में होगा, ऑप्शन सी। वेलामेन क्या बोल रहा है? वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लांछनिक होती है, तो लांछनिक होती है किस चीज में? एपीफाइट्स में, किसमें? एपीफाइट्स में, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 100 ओम 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। आपको पता है बीज कल क्या होता है? IR, ठीक है। बाकी आपको पता है क्या करना है? 2.2 इंटू 100 करेंगे तो बाकी आंसर आपको मिल गया क्या? 220 वोल्ट, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, एक अवतल लेंस के लिए क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऑप्शन ए ऋण। चलिए, एक वस्तु, अब देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। एक वस्तु किसकी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, क्या बोल रहा है? h से मुक्त रूप होकर गिर रही है, तो उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगा? आप देखिए इस क्वेश्चन का सबसे पहली बात बता दें, तो यदि यहाँ पे ऑप्शन ए पे, पॉइंट ए पे है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? यहाँ पे, यहाँ से गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रुका हुआ है। तो ऑप्शन ए पे क्या होगा? गतिज ऊर्जा 0 होगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ से आएगी कहाँ पे? सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे जब ऊपर से गिरते हुए आएगी तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम और स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगा। इन चीज़ों को याद रखिए। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो क्या बोला? गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, तो गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन पॉइंट सी पे होगा। सॉरी, गतिज ऊर्जा बोल रहा है ना, गतिज ऊर्जा तो ऊपर में ही है, 0 ए में होगा। गतिज ऊर्जा सी पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो देख लीजिए गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है माइंड डिस्टर्ब सा लगता है। चलिए आगे बात, जी का मान क्या बोल रहा है? जी का मान होता है, तो जी का मान क्या होता है? 6.7 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ऑप्शन ए। इसको याद रखिएगा, जी का मान, कैपिटल जी का मान, ठीक है। अब रेखांकित वस्तु पर कितना परिणामी बल लग रहा है? तो जी इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें देखिए ये शायद 10 न्यूटन का लग रहा है, इस साइड भी 10 नहीं, ये तो बैलेंस हो गया, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ऊपर में 20 न्यूटन लग रहा है। आपको पता है नीचे में क्या होगा? mg, क्या होगा? mg। तो मास क्या है? 2 kg, और जी का मान ऊपर में देखिए दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 करें तो क्या हो जाएगा? 20 में, मतलब नीचे भी फोर्स खींच रहा है कितना? 20 मीटर, 20 न्यूटन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में जब कोई कार्य नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हो गया? वो वर्क डन 0 हो गया, तो फोर्स क्या लगा? 0 न्यूटन, ठीक है। तो कितना परिणामी बल लगा? 0 न्यूटन, ऑप्शन डी। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है, तो किसकी समस्या? तो कौन्स की समस्या। तो क्या किसकी है? कौन्स की, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो कौन सा तारामंडल? बृहद सप्तर्षि तारामंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, 2 ओम और 10 ओम, 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़े अग्रलिखित विकल्प से संभव है? तो क्या संभव है अग्रलिखित संभव से? तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ में संभव है। पहला, दोनों प्रतिरोध के बीच के विभवांतर अलग अलग होगा, एकदम बात सही है, विभवांतर अलग अलग होगा ही, एक जगह 5i होगा, दूसरा 10i होगा, 5i होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पहला सही है। दूसरा,
अब चौथा हम देखिए 10 ओम प्रतिरोध के विभवांतर 5Q वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा। स्वाभाविक है, ये 5 आई है और वो 10 आई, तो समझ ही सकते हो दोगुना है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी 1 और 4। आगे देखते हैं हम 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के समान अक्षीय स्थिति को सटाकर रखा जाता है, मतलब दोनों को कंबाइन कर जाता है तो संयुक्त लेंस होगा। संयुक्त लेंस क्या होगा? अब देखिए आपको ही पता है 1/10, यदि 1/f इक्वल टू निकालेंगे तो 1/10 प्लस एक अवतल लेंस है तो माइनस 1/ किसका 20। ठीक है, अब इसको जब ऐड करोगे तो करने के बाद आपका क्या हो जाएगा? ये 1/10 आ जाएगा। कहने का मतलब है ये 2 माइनस 1/20। कहने का मतलब पॉजिटिव में 20 का मान आएगा, एफ का मान क्या आ जाएगा? प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा, तो प्लस पॉजिटिव में आया तो कहने का क्या मतलब है? ये उत्तल लेंस का काम करता है, ऑप्शन बी। चलिए, समतल जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? तो होता है क्या? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या होता है? अभिक्रियाशील है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में कणों के आकार अधिरोधी क्रम में है? अधिरोधी क्रम में है तो देखिए सबसे पहली बात तो वास्तविक विलयन क्या है? वास्तविक विलयन का कितना होता है? 10.7। क्या होता है? कणों का आकार 10.-7 से लेकर के कितना तक होता है? तो 10.-8 तक होता है, किसका? वास्तविक विलयन का। कोलाइडी विलयन का कितना होता है? तो कोलाइडी विलयन का होता है 10⁻⁻4 से लेकर के -7 तक होता है। और निलंबन का क्या होता है? 10⁻⁻4 से बड़ा होता है। तब समझ गए, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आपको पता है आइसोप्रीन का बहुलक, ऑप्शन बी। क्रोमियम 3+ एंड SO4 2- का यौगिक है, कौन सा? ऑप्शन डी Cr2SO4 का हॉल 3। चलिए आगे, नाभिक की ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो कौन सा इस्तेमाल होता है? संवर्धित यूरेनियम 235, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, कार्बन C614 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? आपको ही पता है, ये चीज़ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? जब तनु HCl में लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन किसका? तो नाभिकीय ईंधन किसका? हाइड्रोजन का, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जैव माता ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैव माता ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो मृदा, मिट्टी, ऑप्शन सी। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है क्या कहलाता है? तो वो होता अणु, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी अब आपको पता है ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आई होप ये आपको 10 क्वेश्चन मैथ का आता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सीरियसली लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, आई होप। ठीक है, पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।